आदाब नाजरीन, जी सलाम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सईद अब्बास मेहदी। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। अब देखते हैं खबरें तफसील से। हिंद चीन के कशीदा हालात के बीच आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे 2 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं। जनरल नरवणे ने चीन के साथ झड़प में बहादुरी से लड़ने वाले जवानों को आज कमेंडेशन कार्ड यानी तौसीफनामा दिया और जवानों का हौसला बढ़ाया। आर्मी चीफ ने मशरकी लद्दाख में बॉर्डर पर तैनात फौजियों से मिलकर ताज़ा हालात का जायजा भी लिया और 15 जून की झड़प के बारे में फौज के सीनियर अफसरान से भी बात की। जनरल नरवणे ने मंगलवार को लेह के आर्मी अस्पताल में भर्ती फौजियों का हाल जाना था। चीन से 15 जून को हुई झड़प में संगीन तौर पर जख्मी हुए 18 जवानों का इलाज चल रहा है। गलवान में हिंद चीन के बीच पुरतशद्दुद झड़प के बाद फौज के सरबराह पहली बार लद्दाख पहुंचे हैं। नरवणे से पहले फिजाइया के सरबराह यानी एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी लद्दाख का दौरा किया था। जम्मू में आज ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस की तरफ से लद्दाख की गलवान वैली में चीनी फौज के हाथों शहीद हुए 20 फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर जवानों की याद में कैंडल जलाकर और फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया गया। वेयरहाउस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी दीपक गुप्ता ने कहा कि इस वक्त जम्मू का ताजिर तबका भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू के ट्रेडर्स ने भी चीन के सामानों का बाइकआउट किया है। हम कभी चीन का बना सामान नहीं बेचेंगे। साथ ही सार्फिन से भी चीनी सामान नहीं खरीदने की अपील करें। व्यापारी वर्ग भी पूरा हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। जैसे एक एक बच्चा पूरे हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, हम व्यापारी वर्ग भी खड़े हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो पहल हुई है, जो टेंडर कैंसिल किए हैं चाइना के रेलवे के, हम उनका स्वागत करते हैं। और साथ में हमने भी ट्रेडर्स ने चाइना के प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया है। हम नहीं बेचेंगे आगे से। और आपके माध्यम से कंज्यूमर को भी कहना चाहते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स के प्रोडक्ट हमारे हिंदुस्तान में हैं उनकी मांग ना करें। जिस तरह से प्रधानमंत्री और सेना पूरी हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में चाइना को आर्मी तो बॉर्डर पे संभाल रही है, लेकिन हमारे ट्रेडर और कंज्यूमर भी जो है वो पूरा उनकी इकॉनमी में ख़त्म करने में पूरी मदद करेंगे। जम्मू में आज यूथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पार्टी ऑफिस शहीदी चौक में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानचिब ने मोदी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए कहा कि जिस तरह से बीजेपी सरकार की तरफ से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक बात है। एक तरफ मुल्क में कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है, दूसरी तरफ बीजेपी सरकार पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ाकर आम लोगों की जेबों पर डाका डाल रही है। एहतजाज के दौरान कांग्रेस कारकुनान ने मोदी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। जो लगातार तेल के जो दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ पेट्रोल इसके खिलाफ आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज के दिन मुझे 2013 की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जब बीजेपी वाले कहते थे बहुत हुई डीजल पेट्रोल पे मार, अब की बार मोदी सरकार। अब मुझे एक ही बात याद आती है यार, जब से आई है मोदी सरकार, बार बार लोगों के ऊपर पड़ रही है पेट्रोल डीजल की मार। एक तरफ कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण आर्थिक मंदी है हर जगह, और दूसरी तरफ वहां पे सरकार को रियायत देनी चाहिए, सबको रिलैक्सेबिलिटी देनी चाहिए। उसके विपरीत जाकर ये और बोझ डाल रही है, इसको यूथ कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। अनंतनाग में SRTC से सुबुकदोश हुए मुलाजमीन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें अपनी पुरानी मांगों को दोहराया और कहा कि 2019 से ताहाल ज़ेर इल्तिवा सैलरी वागुजार की जाए। मुलाजमीन ने अपनी परेशानियों का जिक्र किया और इंतजामिया से ताउन की अपील की।
हमारी गुजारिश है पीएम मोदी से, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से और एलजी से, खासकर अपने जो कमिश्नर सेक्रेटरी और मैनेजिंग डायरेक्टर है, मेहरबानी करके बिलफोर यहाँ के मुलाजिम की जो ये परेशानी है इसका अजाला करे, वरना यहाँ मुलाजिम सब सड़कों पर निकल आएंगे और वो आधे मुलाजिम हार्ट अटैक से मरेंगे, आधे मुलाजिम भूख से मरेंगे और उसकी जिम्मेदारी जो है वो वक्त हुकूमत पर होगी। अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से किया है और उन्होंने अपने कमिश्नर सेक्रेटरी को भी ये बताया और ये उनके टेबल पर ये कागज पेंडिंग है, हमारे कौन कौन एम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं और किसकी ये लीव सैलरी और ग्रेजुएटी जो है ये पेंडिंग है। शुमाली कश्मीर के बारामूला के करालपोरा में सरफराज अहमद नामी 19 साला लड़के की लाश उसके घर पर लटकती मिली। वारदात की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ तनमर्ग हिलाल खालिक भट्ट और एसएचओ तनमर्ग बशारत अली मौके पर पहुंचे और डेड बॉडी को कब्जे में लिया। कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद लाश अहले खाना के हवाले की गई। मजीद जांच अभी की जा रही है। को सुबह एक इत्तला मौसूल हुई है कि एक लड़का जिसका नाम सरफराज अहमद गनाई है और उनके वालिद साहब का नाम बशीर अहमद गनाई है, करालपुरा हरीबटनू से उनका ताल्लुक है कि उनकी लाश वहां पे मिली है, वो हैंग पोजीशन में थी। तो उसके बाद जो लीगल प्रोसीजर्स है, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई हैं और आफ्टर फॉर्मुलेटिंग ऑल द मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज वो नैश उनके हवाले की गई है। इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज में है, अभी हम मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ हैं। इट विल बी इन्वेस्टिगेटेड एंड वंस कुछ इस के सिलसिले में आता है सामने तो इट विल बी कन्वेड अकॉर्डिंगली। एज ऑफ नाउ वी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, इट्स इन प्राइमरी स्टेज एंड वी डोंट हैव दैट मच ऑफ डिटेल्स टू रिवील। हमारा मुल्क एग्रीकल्चर डोमिनेटेड मुल्क है, जहां किसान खेती को इबादत से कम नहीं समझते। फसलों की बुआई हो या कटाई, किसान के घर में इन दिनों त्योहारों जैसा माहौल होता है। पुंछ के सरहदी इलाकों में मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह धान की रुपाई चल रही है, लेकिन किसान इस साल खामोशी, एहतियात और चुपके चुपके रुपाई कर रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। खरीफ की फसल धान की रुपाई का वक्त शुरू हो चुका है। किसान रवायती गाने गाकर अपने खेतों में धान की रुपाई कर रहे हैं, लेकिन पुंछ में एलओसी के आसपास के इलाकों में किसान बड़ी ही खामोशी और एहतियात के साथ खेतों में काम करते नजर आ रहे हैं। अब खेतों में धान की रुपाई के वक्त ढोल की थाप नहीं सुनाई देती, बल्कि गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। खेतों में किसान और मजदूर एक साथ नाच गाकर रुपाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि गोलीबारी रुकने का इंतजार करने के बाद सिर्फ कुनबे के लोगों के साथ दहशत के साए में काम करने जा रहे हैं। गोलीबारी रुके तो किसान खेतों में पहुंचते हैं, गोलीबारी शुरू होते ही वो अपनी जान बचाकर भाग आते हैं। काम अगले मौके तक अधूरा रहता है, जिसका असर फसलों की पैदावार पर पड़ता है। बॉर्डर पे बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि आजकल हालात ऐसे भी मिसाल के तौर पर बीमारी की वजह से कुछ खराब हैं, लेकिन यहाँ बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जिस दिन फायरिंग ना हो। हमारा ये पुंछ का एरिया, खास करके इस पुंछ में तो ऐसा कोई दिन बकाया नहीं रहता जिस दिन फायरिंग ना हो। हर दिन हमारे साइडों पे, बॉर्डरों पे देखो फायरिंग होती रहती है। कोई जवान बेचारा जख्मी हो जाता है, कोई शहीद हो जाता है, कोई औरत, कोई बच्चा। हर दिन हमारे यानी कि हमारी एक न एक कुर्बानी हमारी लगती है। हम हिंदुस्तान पे इंशाल्लाह अपनी जान कुर्बान करेंगे और करते भी रहे। बॉर्डर में ऐसी परेशानी है कि फायरिंग जब होता है तो हमको अंदर घुसना पड़ता है। फायर चलते हैं, खेतियों में भी चलते हैं, बहुत परेशानी आती। आज दिन तक बहुत हमने मुसीबत देखा है, बाज़ार में भी नहीं जा सकते, दुकानों पर भी नहीं जा सकते। तो इसलिए जो है हमको बहुत दिक्कत आया, परेशानी आया, जिसकी वजह से हमारा काम बहुत दिक्कत में आ गया। तो लेट होने की वजह से आज हमारा काम जो है निछड़ जाता था, फारिग हो जाते थे काम से। आज हमारा काम जो है निस्से में अभी पहुंचा है। नाच गाकर खेती करने की बात अब पुंछ में सिर्फ दास्तानों में की जाती है। कई दहाइयों से किसान जान जोखिम में डालकर खेतों में काम करने पहुंचते हैं। कितने ही किसान ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी गोलीबारी से तंग आकर खेती करना ही बंद कर दिया है। किसानों के पास कोई और चारा भी नहीं है। फसल लगाने से लेकर कटाई तक कई बार किसानों को खेतों में काम करने जाना होता है।
पाकिस्तान गुज़िश्ता कई महीनों से तकरीबन हर रोज सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता है। किसान परेशान हैं, खेतों में जाएं तो पाकिस्तानी गोली जान लेने को तैयार है और न जाएं तो भूख। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। लॉकडाउन और कोरोना की वबा के बीच गांदरबल जिले के मुख्तलिफ इलाकों और गाँवों में आयुष की टीमें पहुंच रही हैं, जिसमें आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी दवाएं लोगों में तकसीम की जा रही ताकि लोगों की कुव्वते मदाफ़ात मजबूत हों और कोरोना से जंग में साबित कदम रहें और इस वबा को शिकस्त दे सकें। वाजियों की टीम आयुष को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जानिब से लोगों तक पहुंचकर दवाएं तकसीम करने की हिदायत दी गई हैं, जिस पर अमल करते हुए मुख्तलिफ गाँव में आयुष की टीमें पहुंच रही हैं और लोगों का ख्याल रख रही हैं। गाँव वालों ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया और टीम आयुष का शुक्रिया अदा किया। जो आज से पहले जब से कोविड-19 शुरू हुआ है तब से ये मेडिकल कैंप जो है वो नहीं लगा था, तो ये पहला मेडिकल कैंप यहाँ पे लगा है और यहाँ पे बहुत सी मेडिसिन है वो भी प्रोवाइड हो रही है लोगों को। दवा के साथ साथ हमने ये भी फिर से इनको एक मौदबाना अपील की है कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, सोशल डिस्टेंस, हाथ साफ करना बार बार और मास्क लगाना, इस पे हमने बहुत जोर दिया और कैसे इम्यूनिटी बढ़ानी है वो दवाएं हमने सबको किट प्रोवाइड की हैं। ऑलरेडी शेड्यूल बना हुआ है मंथ में, हर किसी कोने में गांदरबल के हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं दवा पहुंचाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही अच्छा आला तरीका, बहुत आला मेडिसिन है कि लोगों में अवेयरनेस इस एरिया में बहुत कम थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि आज बहुत सारे हमारे यहाँ मेहमान आए थे, हमारे डॉक्टर साहबान थी, हमने कोशिश की है कि सोशल डिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है वो हमने कोशिश की है समझाने में। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के चलते 3 महीने बंद रहने के बाद मशहूर टूरिस्ट रिजॉर्ट पटनी टॉप को अब सयाहों के लिए खोल दिया गया। हालांकि बैन रियासती असफार बंद होने की वजह से सिर्फ मकामी सयाह की सयाहती मकामात पर पहुंच रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए साल के इन महीनों में मुल्की और बैरून मुल्की सयाहों से गुलजार रहने वाला पटनी टॉप की खूबसूरत वादियों में आजकल सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि इंतज़ामिया ने 50% गेस्ट के साथ यहां के सभी होटल्स को खोलने की हिदायत दी है, लेकिन सयाहों की कम तादाद होने की वजह से ज़्यादातर रिजॉर्ट बंद पड़े हैं। जो खुले हैं उनमें भी इक्का दुक्का मकामी सयाह ही आ रहे हैं, जिससे मकामी ताजिर मायूस हैं। ठीक है, अभी इक्का दुक्का कस्टमर आ रहे हैं, तो थोड़ा पहले से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा की जो अभी खोले हैं। 8 तारीख के बाद थोड़ी 8 अभी भी आगे 12 तारीख की सारे कस्टमर को अभी सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, मास्क वगैरह, सैनिटाइज वगैरह हाथ में लेके अपना जो भी है। हम लोग घूमने के लिए आए थे, मुझे लगा था कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैलानी आए होंगे, टूरिस्ट आए होंगे। यहाँ पे आके देखा कि सैलानी तो हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो है। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था अभी तक उतनी नहीं है। हम लोग कल से आए हैं, स्टे हमने यहाँ पे हट में किया JKTDC वालों का, तो खाना हम लोगों ने अपना ही बनाया। मौसम बहुत अच्छा है और मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे उन्होंने लॉकडाउन के बाद यहाँ पे छूट दिए कि होटल खुल जाए, इतनी और रिक्वेस्ट है कि खाने पीने की भी जो व्यवस्था है वो यहाँ पे उनको छूट दी जाए, ताकि जो भी टूरिस्ट आए उनको खाने पीने के लिए मिल जाए कुछ ना कुछ। टूरिस्ट रिसोर्ट जो खुले हैं अभी, ये बहुत अच्छी एक पहल है, तो टूरिस्ट को भी आना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, खास करके छोटे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। तो टूरिस्ट स्पॉट पे आना चाहिए। बहुत अच्छा है कि जो हम इतने दिनों में घरों में कैद रहे हैं, थोड़ा सा हमें थोड़ा लिफ्ट मिला है, तो ये बहुत अच्छा हम स्वागत करते हैं। मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ, अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ यहाँ पे हम आउटिंग के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आके हमने देखा कि यहाँ का मौसम जो है वो तो बड़ा अच्छा है, मगर यहाँ जो पहले जैसी रौनक थी वो कुछ नहीं है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से ये सब बंद था, लोग भी डर के मारे घर से बाहर जो है वो नहीं निकल पा रहे। अब अगर सरकार ने अगर होटल को खोलने की परमिशन दी है, हम सरकार से यही चाहते हैं कि वो कम से कम अगर होटल खोले हैं तो कम से कम खाने पीने का जो रेस्टोरेंट वगैरह है उनको भी खोला जा सके, ताकि लोग जो है वो इस तरफ आने का रुख अपनाएं, मगर पूरी एहतियात के साथ, पूरी अपनी देखभाल के साथ। ये फैसला तो ठीक दिया है इन्होंने। चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें ऑर्डर दिया था कि आप 50% एकोमोडेशन पे अपनी टूरिस्टों के लिए होटल वगैरह खोल सकते हैं। तो हम यही कहते हैं कि जो भी कोई आए तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे और मास्क वगैरह डाल के रखे और सैनिटाइज वगैरह यहाँ पे करते रहे।
हमारे पास भी सैनिटाइजेशन का सामान दिया मैं अपने उन्होंने डिपार्टमेंट ने, हम भी उनको वो करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी टूरिस्ट बहुत कम आ रहा है। और हमारे पास जितने भी आ रहे हैं सैटरडे संडे को काफ़ी लोग आए थे, तो हमने अपनी 50% एकोमोडेशन ही उनको दिया और हमने उनको प्रॉपर्ली सैनिटाइज करने के लिए वो दिया था सामान वगैरह। हम यही अपील करते हैं कि जो भी आए अपने मास्क वगैरह डाल के रखें, अपने बच्चों का वो रखें, ध्यान रखें, बाहर मत उनको जाने दें। तो अभी बाहर से तो कोई भी नहीं आ रहा, इंटर स्टेट से कोई भी नहीं आ रहा, जो भी आ रहे हैं जम्मू से ही आ रहे हैं अभी हमारे पास। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर लोगों की आमद-ओ-रफ्त आसान बनाने के लिए आज से तारकोल बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। याद रहे कि सर्दियों में भारी बर्फबारी से यह सड़क खराब हो गई थी, लेकिन वायरस के चलते इस अहम शाहराह पर मरम्मत का काम शुरू नहीं किया जा सका था। अब सरकारी हिदायत जारी होने के बाद शाहराह की मरम्मत और तजदीद के काम शुरू हो गए हैं, जिससे इस पर सफ़र करने वाले लोग, खासकर वादिया कश्मीर की तरफ जाने वाले सभी ज़रूरी और गैर ज़रूरी अशिया से लदी गाड़ियों को राहत मिलेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इस पर काम कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइज़र गौहर अहमद का कहना है कि हर साल इस पर मार्च के आखिर में काम शुरू होता था, लेकिन इस बार कोरोना के सबब लगभग 3 माह की ताख़ीर हुई है। उन्होंने कहा कि बनिहाल से आज काम शुरू कर दिया गया है और 2 हफ्तों में जवाहर टनल तक पूरा करने का हदफ है। तो इस रोड में इस साल ज़्यादा बर्फबारी की वजह से मतलब डोज़र बहुत बार चले हैं, इसकी वजह से रोड बहुत ख़राब हुआ था। तो इसलिए हमने इसको ब्लैक टॉप चालू किया। तो यहाँ बनिहाल से टनल तक इसको हमें पूरा मेंटेन करना है। 1962 की हार से हिंदुस्तानी फौज ने जहां बहुत कुछ सीख और सबक लिया, वहीं पिछली सरकारें हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर ही अमल करती रहीं। हालांकि अब वक्त बदल गया है। माजी हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है और मौजूदा हिंदुस्तान ने 1962 में चीन के साथ हुई जंग से बहुत कुछ सीखा है। 1962 की जंग में चीन के हाथों हिंदुस्तान की शिकस्त हुई थी और उसकी वजह यह नहीं कि हमारी फौज के पास ताकत और सलाहियत नहीं थी। वजह यह कि चीन से टक्कर लेने के लिए हमारे पास कोई सियासी ताकत नहीं थी। ये बात 1962 की जंग शुरू होने से कुछ साल पहले की है। उस वक्त चीन तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने वाली एक सड़क की तामीर कर रहा था। यह सड़क अक्साई चीन से होकर जाती है, यानी चीन हिंदुस्तान के इलाके में सिफारती तौर पर अहम एक सड़क बना रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस वक्त हमारी सियासी क़यादत क्या कर रही थी? उस वक्त मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे। नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में इस कदर डूबे थे कि उन्हें चीन के इरादों की भनक तक नहीं लगी, जबकि उस वक्त के कई फौजी अफसरान ने उन्हें चीन को लेकर वार्निंग भी दी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि चीन ने हिंदुस्तान की गर्दन दबोचने वाली एक सड़क बना ली और जवाहरलाल नेहरू पंचशील समझौते पर अमल की बातें करते रहे। आधी अधूरी तैयारियों और सड़कों की कमी में हिंदुस्तान चीन की फौज के सामने कमजोर पड़ गया और जंग में मिली वो हार आज भी 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की रूह पर एक बोझ है। हैरानी की बात यह है कि इस जंग के कई दहाइयों बाद भी इस बोझ को उतारने की कोई कोशिश नहीं हुई और चीन से मुतासिल सरहद पर सड़कों की तामीर ये कहते हुए नहीं की गई कि अगर हमने सड़कें बना ली और चीन की फौज अंदर आ गई तो इससे हमें ही नुकसान होगा। जैसे आप अपने घर की सिक्योरिटी के लिए उसके आसपास चहारदीवारी बनाते हैं, ठीक वैसे ही एक मुल्क को भी अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसी चहारदीवारी बनानी चाहिए। लेकिन इसे लेकर कांग्रेस की सरकारें दहाइयों तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रहीं। आखिरकार 1990 की दहाई में हिंदुस्तान ने इस पुरानी आइडियोलॉजी को छोड़ा और आखिरकार साल 2005 में चीन की सरहद के पास 70 से ज्यादा सड़कों की तामीर का फैसला किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान करीब 2 दहाइयों में सिर्फ कुछ ही सड़कें बनाई जा सकी और इनमें भी कई सड़कों की क्वालिटी इतनी खराब थी
कि फौज की गाड़ियों, हौट्ज़र तोपों और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जैसे हथियारों को ले जाने के लिए इन सड़कों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। यानी चीन से लगी हिंदुस्तान की करीब 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर हमारी तैयारी बिल्कुल आधी अधूरी थी। नवंबर 2011 की कांग्रेस सरकार में वजीर दिफा ए.के. एंटोनी ने राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में ये माना था कि चीन के साथ लगी सरहदों पर सड़कों की तामीर की रफ्तार धीमी है। इस जवाब में कहा गया था कि 73 सड़कों में से सिर्फ 15 तैयार हुई हैं। 39 सड़कें साल 2013 तक तैयार कर ली जाएंगी और बाकी की 19 सड़कों की तामीर 2016 तक पूरी होगी। ये बात खुद उस वक्त के वजीर दिफा ने राज्यसभा में मानी थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की पिछली सरकारें चीन के खतरे को लेकर कितनी संजीदा थीं। इन सड़कों की तामीर को मंजूरी 2005 में मिली थी और 2012 तक इनका तामीरी काम पूरा हो जाना चाहिए था। 2018 में कैग की रिपोर्ट में भी इस बात को वाजे किया गया कि जिन 61 सड़कों की तामीर 2012 तक हो जानी चाहिए थी, 2016 तक उनमें से सिर्फ 22 सड़कों की तामीर ही पूरी हो पाई थी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इन 22 सड़कों पर करीब 4536 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि पूरे प्रोजेक्ट की लागत ही 4622 करोड़ रुपए थी। यानी बजट का 98% खर्च हो जाने के बाद भी आधी से कम सड़कें ही बन पाई। हालांकि अब हालात बदलने लगे हैं और हिंदुस्तान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास तेजी से ऐसी मजबूत सड़कों की तामीर कर रहा है जिनका इस्तेमाल हर मौसम में किया जा सकता है और ये सड़कें भारी से भारी हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों का बोझ उठा सकती हैं। इनमें से बहुत सारी सड़कें बनकर तैयार भी हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ।